अगला हेडिंग डालिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग किन कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोल सकते हैं? पुराना कंसेप्ट है, दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। ओल्ड कंसेप्ट है कि जो स्वीट इन स्मेल होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। बना लीजिए सर। आप हेडिंग डालिएगा ओल्ड कंसेप्ट और लिखिएगा दोज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पूरा लिखना, दोज साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स which are sweet in smell सॉरी, एरोमेटिक नहीं बेटा, ऑर्गेनिक लिखना। एरोमेटिक तो निकाल रहे हैं ना। दो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are sweet in smell called aromatic compound। अब यार ये कह रहे हैं कि जिनकी ऐसे कंपाउंड जिनकी मीठी सुगंध है, स्वीट इन स्मेल है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? एरोमेटिक। तो यार पेपर में जब ऑप्शन आएगा हम सूंघ के तो नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब अपने को कोई दूसरा जुगाड़ चाहिए हो, यानी कि ये केवल देखने सुनने के लिए बढ़िया है। अगला है मॉडर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? हम उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, और अभी के लिए आपको इसको निकालना नहीं है। जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा देंगे तो उसमें पूरा बढ़िया से इसको एक एक चीज बताएंगे। कहा जाता है पहले तो कंपाउंड साइक्लिक होना, दूसरी कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। बना लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स हम उनको बोलेंगे जो साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, और हकल्स रूल को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। हकल्स रूल ये कहता है, अभी के लिए थोड़ा मुश्किल आपके लिए पड़ेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, बल्कि पूरा लिखना डीलोकलाइज इन साइकिल। एक बात तो कंफर्म है, कोई भी ओपन चेन कंपाउंड कभी भी क्या नहीं हो सकता? एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो अभी आपको इस रूल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर बस इतना याद रखना है, n बराबर 0 लिखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 रखेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
n बराबर 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 0 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते नजर आए। n बराबर 1 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते नजर आए। n बराबर 2 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, मतलब 2, 6, 10 ऐसे ही n बराबर 3 रखोगे यार तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमें डिलोकलाइज का मतलब होता है घूमते हुए नजर आए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। ठीक बात। बार बार एक टर्म यूज होगा रेजोनेंस, ठीक है ना। अभी आपको रेजोनेंस का मतलब सिर्फ इतना समझना है, जैसे कल बात कर रहे थे। अब अगर हम बात करें कि रेजोनेंस क्या है, यहां तक क्लियर है मामला? बेटा इसमें n बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। n बराबर 1 रखोगे तो 6 आएगा। n बराबर 2 रखोगे तो 10 आएगा। 2, 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो एरोमेटिक नहीं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो एरोमेटिक नहीं होगा। यानी सेट क्या होना चाहिए? या तो 2 घूम रहे हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या 10 पाई। ठीक बात है। यहां तक क्लियर है सर? अब आपको समझना है कि रेजोनेंस के लिए आपको अभी क्या समझना है। यहां तक क्लियर है मामला? हटाया जाए, बना लीजिए। तो जितना यहां लिखा है वो क्या लिखा है? एरोमेटिक कंपाउंड पुराना कंसेप्ट है कि जो स्वीट इन स्मेल होते हैं, और नया कंसेप्ट ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको बोलते हैं जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो। सबसे बढ़िया कंडीशन और सबसे मुश्किल कंडीशन कौन सी है? प्लेनरिटी चेक करना। इसके लिए पूरी एक क्लास लग जाएगी 2 घंटे की। बात समझ रहे हो? उसमें हम लोग पूरा एरोमेटिक पढ़ेंगे। वहां रेजोनेंस भी पढ़ेंगे 2 घंटे, यानी 2 क्लास से 2 घंटे में रेजोनेंस पढ़ोगे, फिर 2 घंटे में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पढ़ोगे। 2 क्लासें लगेंगी। लेकिन अभी के लिए हम कैसे जान पाएंगे कि ये जो डिलोकलाइज्ड टर्म लिखा है, यानी बोलना कि घूम रहा है, हम कैसे जाने कि घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आपको ये देखना हो कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना, तो आपको याद रखना है कि हमेशा एक कॉन्जुगेशन चाहिए होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम आगे बात करेंगे फिर से क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। बना लीजिए। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड नजर आने चाहिए। अब ये ओपन चेन में भी हो सकता है और साइकिल में भी हो। तो ये वाला जो कॉन्जुगेशन है ये दोनों जगह काम करता है। ये बेटा ओपन चेन में भी हो सकता है इस तरीके से, और ये किसी साइक्लिक कंपाउंड में भी नजर आ सकता है। ठीक बात। रेजोनेंस के लिए हम लोग एरो कैसे बनाते हैं? क्या सर इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरीके से यहां से यहां तक, और यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरीके से मूव करेंगे? इसका उल्टा भी मूव कर सकता है, क्योंकि लास्ट टर्न पे पढ़ाया था कि बॉटल यहां से यहां तक गई और फिर वापस आई। तो इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर वापस आना क्या कहलाता है? मोटा मोटी अभी इतनी बात अपन याद रखें। ठीक बात। हम कब बोलेंगे रेजोनेंस होता है? जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मान लो यही चीज हमें और ज्यादा मिले, तो क्या ये कॉन्जुगेशन और बढ़ा हुआ मिल रहा है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि रेजोनेंस कहां हो रहा है, कोई एक डायरेक्शन मान लेंगे, हर बार डबल बॉन्ड को तोड़ के आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन गया, और उसके बाद बेटा फिर ये क्या होगा, वापस आ रहा है। ये क्या कहलाएगा, रेजोनेंस। बना लीजिए। यहां लिखो रेजोनेंस हो रहा है। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, एरो एरो से समझ में भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और दूसरी जगह से वापस आ रहे हैं। और रेजोनेंस के लिए किसकी मदद ले रहे हैं आप, कॉन्जुगेशन की। तो हमने रट लिया है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन ये जो आपने टर्म लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन, थोड़ा इसको हमको भी समझाओ कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, हम एक डबल बॉन्ड के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पर डबल बॉन्ड को क्या माना जाता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन केवल उनके लिए जहां हम बोले कि डबल बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, जहां डबल बॉन्ड रेजोनेंस में क्या हो रहा हो, इन्वॉल्व हो रहा हो, उस डबल बॉन्ड को हम क्या मानेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो डबल बॉन्ड टूट रहा है और फिर बन रहा है रेजोनेंस के द्वारा, उसके लिए हम कितने पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी डिलोकलाइजेशन मानते हैं, 2 पाई। ये भी साइड में बना लीजिए, तो इससे स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी। अभी तो आप थोड़ा याद ही करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे चल के पे और बातचीत होती। चला जाए। तो पहला कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस के लिए पहला टर्म आपके लिए है कि अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टाइप का कॉन्जुगेशन आपको साइकिल में मिलता है, और आप वहां देखते हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि एरोमेटिक कंपाउंड में पहला एग्जाम्पल है बेंजीन, बनाइए सर। पहला एग्जाम्पल है बेंजीन। क्या देखो यहां कॉन्जुगेशन है या नहीं है, बिल्कुल है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पूरा कॉन्जुगेशन। तो मैं यहां बोलूंगा कि बेंजीन में क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन है। और उस कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन मुझे कैसे घूमते दिखेंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, क्या ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे। तो क्या इसका मतलब ये पूरे डबल बॉन्ड घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में घूमते हैं यानी रेजोनेंस में जाते हैं, हर एक डबल बॉन्ड के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन मानते हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हर डबल बॉन्ड पे कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन लिख लो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, हाँ है, बोलो बेटा।
अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या ये साइक्लिक है, कहोगे बिल्कुल है। अगर मैं तुमसे कहूं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हाँ घूम रहे हैं, इसका मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यानी बेंजीन एक कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक। क्लियर है मामला? तो अभी आप निकाल नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए कि बेंजीन एक कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। अब सर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखे एरोमेटिक कंपाउंड में, अगर आपको याद करना है तो याद रखिएगा, क्या यहां बेंजीन नजर आ रहा है? जहां भी बेंजीन नजर आए समझ जाना एरोमेटिक। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ बिल्कुल है। ऐसे ही सर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ऐसी 2 रिंग बना दें, ये इसे हम कहते हैं बेंजीन, ऊपर वाले को। इसे हम कहेंगे नेप्थलीन। यहां कितने डबल बॉन्ड घूमते नजर आ रहे हैं? 3। यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई। यहां आओ, कितने डबल बॉन्ड घूमते नजर आ रहे हैं? कॉन्जुगेशन समझना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। वापस मत आओ, आगे बढ़ जाओ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है, दोनों रिंग में। इसका मतलब सारे डबल बॉन्ड टहल रहे हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूमते नजर आ रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्यों एरोमेटिक बोल रहा हूं? क्लियर है मामला? तो अगर 2 रिंग्स आपस में कनेक्टेड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखे जाते। तो बिल्कुल दिमाग में एक बात बैठा लेना, अगर कभी भी तुमको क्या नजर आ जाए, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग का मतलब 100% क्या है, एरोमेटिक। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी। हो सकता है आप एरो ना बना पाए, लेकिन इतना तो देख पाएंगे कि कॉन्जुगेशन है या। ठीक बात। अगर मैं तुमसे कहूं तो एरोमेटिक कंपाउंड तो समझ में आ गया होगा कि 2 पाई, 6 पाई या 10 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते नजर आए। अब सर एरोमेटिक कंपाउंड को भी 2 भागों में बांट दिया। क्या? एक बोला गया बेंजेनोइड स्ट्रक्चर और एक बोला गया नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड का मतलब जिसमें बेंजीन दिखे और 2, 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन घूम, और नॉन बेंजेनोइड का मतलब है कि 2, 6 या 10 पाई तो घूम रहे हैं लेकिन वहां बेंजीन स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। क्लियर है बात? तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जिससे कि चीजों को अब याद रखना है। हटाया जाए इसको। चलिए अब लिखिएगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया। एक बेंजेनोइड और दूसरा नॉन बेंजेन। लेकिन समझदारी की बात यह है कि दोनों ही लोग क्या है, एरोमेटिक। और बस इतना याद रखना, बेंजेनोइड हम उनको बोलेंगे जिनमें क्या नजर आए, बेंजीन रिंग नजर आए। एक बार आए या 10 बार आए उससे मतलब नहीं। बेंजीन रिंग नजर आए।
चले देखना सर, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ है, और बेंजेनोइड का आंसर हो। अभी दूसरा भी बनाया था, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ है, बेंजीन नजर भी आ रहा है तो बेंजेनोइड हो। हम नाम नहीं देखने हैं। अगर यहां 3 रिंग लगा दे, कितनी भी हो सकती, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ है, बेंजीन रिंग नजर आ रहे हैं हम। अच्छा एक बात और समझना, क्या यहाँ पाई बॉन्ड 7 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14। आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां से बेटा 14 लाने के लिए क्या n बराबर 3 रखना पड़ेगा? अगर n बराबर 3 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आंसर में आए। वो तो हमने आपको 10 तक लिखवाया है, आप उसके आगे भी जा सकते, नंबर्स हैं। अगला सर, अगर मुझे 2 बेंजीन रिंग इस तरीके से बना के दे दी जाए जो एक दूसरे से अलग अलग हो, यानी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो, ये है सर, तो क्या ये भी बेंजेनोइड का ही एग्जाम्पल होगा? बिल्कुल होगा। इधर से देखोगे तो बेंजीन रिंग, इधर से देखोगे तो बेंजीन। यहां गलती क्या होती है, आप बोलते हैं 6 दूनी 12 पाई इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, जोड़कर तब देखा जाता है जब सारी साइकिल्स आपस में जुड़ी। ये यहां पर किससे जुड़ा है? नॉर्मल सिग्मा, यानी आइसोलेटेड साइकिल है, एक दूसरे से अलग अलग। क्लियर है मामला? यहां पे फंसता है मामला। ये भी क्या होगा? बेंजेनोइड एरोमेटिक बना लीजिए। यानी एरोमेटिक भी हो और बेंजीन भी। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको केवल एक बात याद रखना है, अगर अपने को बेंजीन रिंग नजर आती है तो इसका बहुत क्लियर कट मतलब है कि वहां क्या होगा, वो 100% एरोमेटिक तो होगा ही, लेकिन क्या टर्म यूज करेंगे? एरोमेटिक बेंजेनोइड। क्लियर है मामला? नॉन बेंजेनोइड में याद रखना है, केवल और केवल याद रखना, 2 स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बस वो 2 याद रख ली। भविष्य में बात करेंगे कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है। एक ये और एक, दोनों में आयंस है, दोनों में आयंस है, और ये दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन कैसे वाले हैं? नॉन बेंजेनो। उसका रीजन ऐसे है, समझना। एक्चुअली में हम लोग जैसे डबल बॉन्ड को 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, वैसे ही निगेटिव चार्ज को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज। यहां आते हैं, डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा। और निगेटिव चार्ज का भी मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं डिलोक्लाइज होते? 6 पाई। तो क्या तुम्हारा वाला मामला कंप्लीट हो गया है कि हाँ 2 पाई और 6 पाई घूम रहे हैं?
साइक्लिक भी है, मगर ये बेंजीन रिंग की तरीके दिख नहीं रहा है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक या कंपाउंड। ठीक है ना? बेसिकली कंपाउंड तो नहीं है, आयन है। बेटा मेरे यहां सिग्मा पाई नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर, बॉन्ड नहीं पूछ। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन हमें यहां क्या चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना? एरोमेटिक कंपाउंड को सिग्मा बॉन्ड से नहीं देखते और पाई बॉन्ड से भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे समझो, हर पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? दो। क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? मान लो तुम्हारे मन में एक समस्या है कि सर हमको पाई इलेक्ट्रॉन में बड़ा टेंशन होता है। कोई बात नहीं, एक बात याद रखो, एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? दो। अगर वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर वो पाई बॉन्ड बना रहा है तो क्या बोलेंगे? दो पाई इलेक्ट्रॉन। यानी हर पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? दो। तो यहां पर कितने पाई बॉन्ड है? एक। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? दो। यहां कितने पाई बॉन्ड है? दो। तो गलती मत करना, दो डबल बॉन्ड का मतलब चार पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव चार्ज को भी हम क्या मानते हैं? दो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भविष्य में ये आगे चल के फिर से बॉन्ड बना ले। ठीक बात है ना? तो अभी तुम्हें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, बेंजेनोइड और नॉन बेंज। क्लियर है मामला? लेकिन दोनों ही कैटेगरी किसकी है? एरोमेटिक। एक बात हमको ये बताइए, यहां जितने स्ट्रक्चर लिखे हैं क्या ये सब एरोमेटिक हैं? बोलो सर, क्या ये सारे एरोमेटिक हैं? हम ये बोल सकते हैं, आपको थोड़ा कम समझ में, आपको लगेगा सर मेरे को पाई इलेक्ट्रॉन में दिक्कत होता है, मेरे को घुमाने में दिक्कत होता है, इतना तो समझ पाओगे बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक। ये तो याद रख लेना यार मेरे भाई। अब ये बताओ, ये सारे एरोमेटिक हैं? क्या ये सारे के सारे कंपाउंड केवल कार्बन से बने हैं? यानी साइकिल को बनाने में किसका प्रयोग हुआ है? कार्बन का। केवल कार्बन का अगर प्रयोग होता है तो क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये सबके सब एग्जाम्पल किसका है? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है मामला? क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब साइकिल को बनाने में केवल और केवल किस एटम का प्रयोग किया जाए? कार्बन। ठीक बात है। साइकिल के बाहर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है सर। अगर अभी की आपकी नजर में, अगर आप कहेंगे देखो सर, अगर मेरे को बेंजीन दिखती है, क्या दिखती है? बेंजीन, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक है। और अगर आपने कहा बेंजेनोइड तो वो बेंजेनोइड भी है। अगर ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं तो ये सब एरोमेटिक है और सब कार्बन से बने हुए हैं साइकिल, इसलिए क्या बोलेंगे? होमो साइकिल। क्लियर है मामला? इतनी बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हेडिंग डालिए, हटाएं इसको। अगला हेडिंग डालिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसीलिए ये सारे टर्म बेटा हमने आपको पहले ही पढ़ाए थे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक बात। डेफिनेशन लिखिएगा, साइकिल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम as well as heteroatom नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर,
एक्सेट्रा कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइकिल को बनाने में, क्या सर, साइकिल को बनाने में कार्बन एटम का रहे और साथ में कोई अदर एलिमेंट रहे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, तो उस अदर एलिमेंट को क्या नाम दिया गया? हेट्रो एटम। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन सुनना, साइकिल बनाने में ये एटम होने चाहिए, साइकिल के बाहर अगर होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे लिखिएगा, साइकिल बनाने में कार्बन के साथ, ऐसे ही लिखो, साइकिल बनाने में कार्बन के साथ अगर अदर एलिमेंट, साइकिल बनाने में कार्बन के साथ अगर अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट में ब्रैकेट में लिखो नाइट्रोजन कॉमा सल्फर कॉमा ऑक्सीजन, ब्रैकेट क्लोज, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट हो, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक बात। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, साइकिल के अंदर प्रेजेंट साइकिल के अंदर प्रेजेंट इन अदर एटम्स, साइकिल के अंदर प्रेजेंट इन अदर एटम्स, ब्रैकेट में N कॉमा O कॉमा S को, ब्रैकेट क्लोज, N कॉमा O कॉमा S को हेट्रो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रो एटम। साइकिल के अंदर, साइकिल के बाहर वाले को हेट्रो एटम नहीं कहे। क्लियर है मामला? आओ सर। क्या ये बताओ, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या नहीं? है सर, क्योंकि हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन। कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलिए बेटा। तो कार्बन के साथ कौन मौजूद है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हुआ? हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है मामला? अगर मैं यहां पूछूं कि हेट्रो एटम कौन है, तो हेट्रो एटम हम उसको बोलते हैं जो साइकिल में कार्बन के अलावा कोई हो। तो क्या हम इस ऑक्सीजन एटम को क्या बोलेंगे? हेट्रो। क्या बात समझ में आती है? तो पेपर में दोनों बातें पूछी जा सकती, ठीक है ना? साइकिल के बाहर अगर दिख रहा है तो उससे कोई मतलब, जैसे बना लीजिए, बनाया। पहली बात, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि साइकिल को बनाने में
कार्बन के साथ साथ, सुनते जाइएगा, कार्बन के साथ साथ इस हरे वाले ऑक्सीजन का भी सहयोग है। इस ऑक्सीजन को किसी दूसरे कलर से बना लो, ठीक बात। अगर कोई आपसे कहे कि यहां पर हेट्रो एटम कौन है, क्या पूछा जाए? हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम कौन सा वाला ऑक्सीजन है? हरा वाला। ये लाल वाले ऑक्सीजन हेट्रो एटम नहीं है, ये साइकिल बनाने में कोई सहयोग नहीं कर। क्लियर है मामला? तो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे तो हेट्रो एटम की तरीके यूज होंगे? 3 आंसर नहीं जाए, ठीक बात है। तो रट मत लेना। क्या लोग रटते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन अगर नजर आए साइक्लिक कंपाउंड में तो उन्हें हेट्रो एटम कहते हैं। गलत है। ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन कितनी भी बार अगर साइकिल बनाने में नजर आए तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम। क्लियर है बात? साइकिल के बाहर नजर आएंगे तो हम उन्हें हेट्रो एटम। क्लियर है? यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो हेट्रो एटम है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन जो है वो हेट्रो एटम नहीं। यहाँ लिख के काट दीजिए। अब कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड लिखाया गया है वहां पे। 11th में आपने देखा होगा। अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अगला हेडिंग डालो और वो आपको याद रखने हैं कुछ स्ट्रक्चर। हेट्रोसाइक्लिक, इन्हीं में से बार बार आपके में आता है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको किसको बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। नाम याद रखना। पहला, अगर ये स्ट्रक्चर आया, अब यहां तुम्हें हकल वकल रूल नहीं लगाना है, ठीक बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं? फ्यूरान। नाम भी याद रखना है। अगर 5 की साइकिल है, यहां नाइट्रोजन नजर आया, इंपॉर्टेंट बात है कि डबल बॉन्ड लगे होने चाहिए, इसे हम कहते हैं पाइरोल। पाइरोल। क्लियर है मामला? अगर 5 का ही साइकिल है और यहां आपको सल्फर नजर आया तो इसे कहते हैं थायोफीन। क्या बोलेंगे? थायोफीन। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है और कैसे हैं? हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि साइकिल बनाने में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर लगा। क्लियर है मामला? अगर 6 का साइकिल है और उसमें आपको नाइट्रोजन नजर आया और 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसे कहेंगे पेरिडीन। क्या कहेंगे बेटा? पेरिडीन। और ये एग्जाम्पल होगा किसका? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इन सब में बेटा हेट्रो एटम लिख दूं कौन कौन है? तो क्या मैं यहां अगर बात करूं तो जो हेट्रो एटम अगर मुझे लिखना है तो इसमें कौन है? ऑक्सीजन एटम। इसमें कौन है? नाइट्रोजन। इसमें कौन है? सल्फर। और इसमें कौन है? नाइट्रोजन। क्लियर है मामला? चारों स्ट्रक्चर याद कर लीजिए।
ठीक बात। तो सर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए इनके नाम याद रखने हैं। कितने? 4 लोग हैं। कौन कौन? नाम बोलो। प्यूरान, पाइरोल, थायोफीन और पेरिडीन। इधर देखो मेरी तरफ। पाइरोल का मतलब 5 एटम की साइकिल। पाइरोल का मतलब 5 एटम की साइकिल। थायोफीन का मतलब 5 एटम की साइकिल। क्या होगा? 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और अगर हमें बोलना है प्यूरान तो ऑक्सीजन लगा देंगे। अगर हमें बोलना है पाइरोल तो नाइट्रोजन लगा देंगे। अगर बोलना है थायोपीन तो सल्फर लगा देंगे। और 6 एटम की साइकिल को पिरिडीन, अगर हम 3 डबल बॉन्ड लगाएं अल्टरनेट, लेकिन साइकिल में क्या नजर आए? एक नाइट्रोजन। क्लियर है मामला? अब बार बार आपके सामने एक टर्म आएगा जो आपको बड़ा परेशान करेगा, एली साइक्लिक। पढ़ तो हम लोगों ने लिया था एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि एली साइक्लिक क्या होता है, तो मैं ये कहूंगा साइक्लिक कंपाउंड्स which are not which are not एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो क्या ना हो? एरोमेटिक ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एली साइक्लिक। क्लियर है मामला? हर वो साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, चाहे होमोसाइक्लिक हो चाहे हेट्रोसाइक्लिक, हम उसे क्या ले लेंगे फिर? एली साइक्लिक। ठीक बात है। ऐसे समझो, साइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार का, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो हो या हेट्रो, फिर से 2 भागों में बटा है। या तो एलिसाइक्लिक बोलो या एरोमेटिक। तो सीधी सी बात है, अगर उसने मुझसे कहा एलिसाइक्लिक बताओ, तो इसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए? एरोमेटिक नहीं। क्लियर है मामला? कुछ सवाल दे रहे हैं, एक बार पूरा देख जाइए। और ये आपके नीट में आए हुए सवाल हैं सर। ठीक बात है। तो थोड़ा सा देखकर कॉपी ना पलटिएगा, आंसर टिक करना आना चाहिए। सवाल में क्या लिखा है इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए। गोले का मतलब समझ जाओगे, 3 डबल बॉन्ड घूम रहे हैं। आंसर बोलो।
अब पहचानना है, अब तुम बोल पा रहे हो कि नहीं हमको नहीं पता है, तुम्हें नाम याद आ रहा है कि नहीं, नहीं पता है। क्या ये बताओ, ये एरोमेटिक होता है? हाँ होता है, बेंजीन मतलब एरोमेटिक है। क्या ये पिरिडीन है? ये एरोमेटिक है। अगर पूछेगा तो बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक है। और ये होमोसाइक्लिक। ये सर नेप्थलीन है, एरोमेटिक है। लेकिन ये कहीं से एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? आठ ऑप्शन है। डिपेंड करता है तुम पहचान पाते हो या नहीं पहचान। पहली बात, हमको क्या चाहिए? हेट्रोसाइक्लिक। अंडरलाइन कर लो। और केवल हेट्रोसाइक्लिक होने से काम नहीं चलेगा, फिर हमको वो क्या चाहिए? एरोमेटिक। अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो हेट्रोसाइक्लिक? सर यहां साइकिल में नाइट्रोजन आ गया है, हेट्रोसाइक्लिक। यहां ऑक्सीजन आ गया है, हेट्रोसाइक्लिक। यहां नाइट्रोजन आ गया है, हेट्रोसाइक्लिक है। और यहां दो बार ऑक्सीजन आ गया, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है मामला? अब इन चारों में कौन है जो एरोमेटिक? हटाओ। क्लियर है मामला? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होगा, कौन सा? ऑप्शन चाहे कितने भी बना के दे। आइसो नियो पढ़ा दिया है तुमको, है ना? नॉर्मल आइसो चला जाए तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत वाली बात। एक सवाल और कर ले, हटाया जाए। अगला लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग
is alicyclic compound. आपसे कहा गया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन है, ठीक बात। पहला ऑप्शन आपको दिया गया एच नहीं हो। अब कोई कसम खा के नहीं बैठना है कि सब कार्बन ही होना है, क्यों भैया, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब सर आपको इतना याद रखना है, हर वो कंपाउंड एलिसाइक्लिक है जो साइक्लिक तो हो मगर एरोमेटिक ना हो। क्या यहां होमो या हेट्रो नाम की कोई चीज बोली गई? बोली गई। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, सर ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसा है, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक है। हेट्रोसाइक्लिक होने तो उससे अपने को क्या मतलब। ये प्यूरान, ये भी एरोमेटिक है। केवल एक ये साइक्लिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब आप इसे क्या बोले, एली। क्या वो लाइन आपको समझ में आ रही है? एली साइक्लिक का मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक, कर लीजिए। अभी आपको जितना वो लग रहा है मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, और बोलने में कोई वो नहीं है सर, कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसा मामला हो जाता है वहां पे कि 45 सवाल में आदमी के 44 सवाल सही है, 44, एक ये वाला गलत है। और तुम्हें लगेगा अरे ये कैसे गलत हो गया, एक साल बाद आपको याद रहेगा ये भी। इसलिए जो मैं आपको हिंदी में लिखवा रहा हूँ ना, वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक तरीके से कंसेप्ट की आत्मा लिखवा रहा हूँ कि जब कभी भी आप इस कॉपी को खोल के रिवाइज करेंगे ना, तो रिवाइज करते ही पता चल जाएगा, हाँ एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है? हमारी कॉपी कहीं फट के जाएगी और कोई खस्ता खा रहा होगा और तैयारी कर रहा होगा तो दिख जाएगा उसको एलिसाइक्लिक का मतलब। तो मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ जो आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी अगर पढ़ोगे आएगा क्या। वरना डेफिनेशन तो दुनिया लिखवा रही है कि पढ़ाई के दो तरीके हैं। हमें अपने नोट्स को मतलब आपको ऐसे भी डिजाइन करना, मेरे लिखाने के बाद भी मैं प्रयास करता हूं कि कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो अपना कंसेप्ट जरूर वहां लिख लीजिए कि जब आप रिवाइज करते हैं ना, तो रिवाइज करते समय नोट्स नहीं रिवाइज किए जाते, जो आपने लिखा है वो रिवाइज किया जाता है, यानी जो साइड में गोला बना बना के लिखा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आप भूल सकते हैं और इनको रिवाइज कर लिया तो मामला। तो अब क्या होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगला हेडिंग डालिए, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आईयूपीएसी एक संस्था है, बात समझ में आ रही है, जो कि ये डिफाइन करती है कि जितने भी रूल बनाए गए हैं वो केवल यहाँ के लिए नहीं, पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी जब भी जरूरत पड़ेगी, इसने जो रूल बनाए हैं उसको रेफरेंस लेके हम काम करेंगे। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है मामला?
ये एक संस्था है, अब इसको कोई रूल मत समझिए। उसने अगर कोई रूल दिया है, नाम लिखने का तरीका दिया, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग। अब ये बताइए, जब हम किसी भी चीज का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, अभी आपको थोड़ी टेंशन होगी, टर्म को लेके परेशान मत होइएगा, एक एक टर्म हम आपको क्लियर कर देंगे। जब भी आप किसी का नाम लिखेंगे तो नाम लिखने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री बोलो या प्राइमरी बोलो, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद लिखते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी सफिक्स। बना लीजिए जरा। कोई भी नाम इतनी चीजों से निकलकर बनता है। किसी भी नाम को अगर लिखना है, इतनी चीजों से गुजरना पड़ेगा। एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चला जाए। पहला टर्म ये लिख के छोड़ दो, ऐसे ही पूरा पन्ना खाली छोड़ना इसके। क्लियर है मामला, बाद में इसी में एरो बना के डिफाइन करेंगे। ठीक है, अरे आधा पन्ना मतलब इतना छोड़ दो कि मामला बन जाए। अब एक एक करके कुछ टर्म पढ़ते हैं। पहला टर्म है पीसीसी। ब्रैकेट में लिखना प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या टर्म है सर, प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब किस कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन कहते हैं, कहा गया दोज कार्बन चेन ब्रैकेट में मैं लिखूंगा वो ओपन भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती, विच आर selected for IUPAC नंबरिंग। नाम लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर डालना पड़ता है। तो जो कार्बन चेन IUPAC नंबरिंग के लिए सेलेक्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन। पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक एक चीज का मतलब आपको बता रहा हूं। ये नहीं कि मैं आपको हवा में पढ़ाता जाऊंगा और तुम बोलोगे हाँ हाँ ये वैसा ही होता था, कि जो तुम पढ़ के आए हो वो कितना गलत पढ़ के आए हो अभी पहले चैप्टर से ही क्लियर हो जाए। ठीक बात। दूसरा टर्म आएगा रूट वर्ड। जिसको RW से डिनोट कर देंगे। रूट वर्ड बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन
अब समझ जाओगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं इसे कौन बताता है? रूट वर्ड। ठीक बात। आइए सर, अगर मैं आपसे कहूं, यहां मैं लिख देता हूं RW, यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर मैं आपसे कहूं, शुरुआती मामला तो आपको पता ही होगा, एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मैथ को, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, लिखते बट है पढ़ते ब्यूट है, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नोन, 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक बात। 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए दो डेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, समझ में आ ही रहा होगा आपको, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक। इसके आगे की जरूरत नहीं है। ठीक बात। अपना अपना ज्ञान बघारने के लिए हम सारे टीचर इसके आगे भी बताने का प्रयास करते हैं। 20 कार्बन के लिए आई कॉस, रेड से लिख रहे हैं मतलब खतरा है, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत। क्लियर है मामला? 20 कार्बन के लिए आई कॉस, 21 कार्बन के लिए एन आई कॉस। अब 21 का जो 1 आता है उसके लिए अन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? एन। 30 कार्बन के लिए ट्राइकॉन्ट, 40 कार्बन के लिए टेट्राकॉन्ट, बात समझ में आ रही है? 100 कार्बन के लिए हेक्ट। क्लियर है मामला? 200 कार्बन के लिए डिक्ट। ये हम भी, हमारे पास कम ज्ञान है क्या? तो खत्म हो गया, नहीं तो और बताते हैं। नहीं समझी, फर्जी है। अब हमारे जैसा आदमी जो क्लियर कट पूरे साल ऐसे ही समझ पढ़ाएंगे तो साफ बता देते हैं, सब फालतू है, कोई मतलब। 14 कार्बन के ऊपर आपको पता होने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में ही नहीं आए। इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद काट देना। अब जैसे तुम कह रहे हो कि क्यों बता रहे हैं, होता क्या है ना कि आदमी आया हो, कहें सर वो 100 कार्बन को क्या 90 क्या कहते, ले आओ। तो जब तुमसे कोई कहेगा 100 तो तुम कहोगे हमारे वाले ने 200 भी बताया। बोलो भैया, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 14 कार्बन तक पता होगा। तो बेटा हम लोगों ने यहां पर पहला टर्म पढ़ा पीसीसी। पीसीसी मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन, वो कार्बन चेन जो आईयूपीएसी के नंबरिंग के लिए सेलेक्ट की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कार्बन। रूट वर्ड का मतलब कार्बन की गिनने के लिए एक संख्या को डिनोट कर, जैसे
हम लोग नॉर्मली नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 के लिए गिनने का तरीका। वैसे ही केमिस्ट्री में कार्बन को गिनने का तरीका मैथ एथ प्रो ब्यूट है। ठीक बात है। अब इसके बाद आएगा जो जो टर्म वहां लिखे थे, अगला है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा एक बात है, मैंने यहां पे नहीं लिखवाया है क्या, 11 कार्बन को वन डेक भी बोलते हैं, बट पेपर में जो ऑप्शंस आएंगे वो अनडेक के हिसाब से आएंगे। मैं फालतू की बात नहीं। ठीक बात है ना, हटाया जाए इसको। अगला लिखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स। पहले बात समझना, 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या है। आपने क्या पढ़ रखा है आपको याद दिलाते हैं आपके। मान लो ये है, तो आप सब क्या करते हैं, सबसे पहले तो नंबरिंग करते हैं। अभी हम कोई रूल वूल नहीं बता रहे हैं, बस नंबरिंग हम सही कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो हमने नंबरिंग के लिए ये चेन चुनी। जिस चेन को नंबरिंग के लिए चुना जाता है उस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कार्बन। क्लियर है मामला। इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, 5 कार्बन है यानी पेंटो। प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग कराने के बाद जो चीज बाहर बच जाती है उसे सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। गलत बात। जो चीज बाहर बच जाती है और प्रायोरिटी में यानी वरीयता क्रम में भी छोटी होती है उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। क्लियर है मामला। यहां पर अभी बाहर कौन है, इन्हें बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट या पुछल्ला एक तरीके। क्लियर है मामला। बनाइए ये डायग्राम। तो 2 डिग्री या सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, तो पहला पॉइंट है ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। देखिएगा, इट्स टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक बात। अब ये सब्स्टिट्यूएंट अपने आप में एक बड़ा भारी भरकम शब्द है। हमसे अगर कोई पूछेगा तो मैं कहता हूं कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर दोज ग्रुप और एटम, दोज ग्रुप और एटम which are lower in प्रायोरिटी। मतलब ज्यादा मैं इसे कठिन नहीं करूंगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर तो हम पढ़ेंगे ही। जो वरीयता क्रम में छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। क्लियर है बात। और नीचे एक बात और लिख लीजिएगा, एंड नॉट कंसीडर्ड इन
प्रिंसिपल कार्बन चेन, भगा दिए गए हैं, चेन से बाहर है, चेन के अंदर कंसीडर। अब सब्स्टिट्यूएंट वो है जो छोटा है, सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता। जैसे हर टीम का एक कप्तान होता है, तो कप्तान कैप्टन अलग है और बाकी के 10 लोग टीम के अलग है। अब उन 10 लोगों में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं हो। सीधे पूछा जाता है 11 खिलाड़ी हैं, तो ये कहा जाता है कि मान लो कि इंडिया टीम में वनडे टीम की बात कर रहे हैं, टॉस करने के लिए बुलाया जाएगा तो रोहित शर्मा आएंगे। ये नहीं कि साथ साथ हार्दिक पांड्या भी चले आ रहे हैं कि नहीं बाकी के 10 में तो हम बड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि 10 के 10 जो है वो एज अ प्लेयर ही नाम लिख कर आएगा, और जो 11वां आदमी होगा उसके नाम के बाहर स्मॉल सी यानी कैप्टन लिखा। इसका मतलब जो लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में कमजोर हो गए यानी लोअर प्रायोरिटी पर हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। वो कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई एटम भी हो, और ये कभी भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर। अगला पॉइंट ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूएंट बड़ा या छोटा नहीं हो। देखिएगा, इन सब्स्टिट्यूएंट there is no priority order. पहली बात, इनमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता। जब भी हम इनका नाम लिखेंगे, दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी उनके जो नाम हैं उनके हम फर्स्ट लेटर को लेंगे, अल्फाबेट को लेंगे, और जो अल्फाबेटिकली पहले सुनाई देता है, प्रोनाउंस होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पहले लिखें, चाहे वो कहीं भी लगा हो, इससे कोई मतलब। ठीक बात है सर। तो सब्स्टिट्यूएंट में पहले तो कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब लिखेंगे तो कौन से ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल। अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट और उनके नाम लिख देते। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां लिख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी जिनको मैं बोल सकता हूं 2 डिग्री, प्रीफिक्स, और यहां हम लोग उनके नाम की बात करेंगे कि उनका नाम क्या क्या लिखा है। जितने भी आर की तरीके पढ़ा था हम लोगों ने, उनका नाम हमेशा एल्काइल के तरीके यानी एल्केल। जैसे अगर CH3 है या लिखा है सिंगल बॉन्ड एमी, एक ही बात है, इनके लिए हम कौन सा नाम यूज करते हैं? एथेन। अगर लिखा है C2H5 या सिंगल बॉन्ड ET, एक ही बात है, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? एथेन। अगर लिखा है CH2 CH2 CH3, तो क्या 3 कार्बन की चेन है? अगर ये चेन स्ट्रेट है तो इसके लिए हम यूज करेंगे नॉर्मल प्रोपिल। क्या टर्म यूज करोगे? नॉर्मल प्रोपिल, या नॉर्मल ना भी लिखो तो बात चल जाती। ठीक बात। लेकिन बेटा अगर हमारे पास इस तरीके की कार्बन चेन आ गई, बात समझिएगा, तो हम इसका नाम जब लिखेंगे तो लिखेंगे आइसो प्रोपिल। इसका मतलब आइसो और नियो को IUPAC नेमिंग में यूज किया जा सकता है। क्लियर है मामला? बनाइए सर।
बाकी बहुत सारे वाले हैं, लेकिन अभी ये कुछ परमानेंट हो। ठीक बात है ना? यहाँ नीचे लिख लीजिएगा एक पॉइंट, आइसो ऑब्लिक नियो प्रीफिक्स also used in also used in IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में नाम लिखते समय हम लोग आइसो और नियो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक बात। चले भाई, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज केवल रूल्स आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? हटाएं। अच्छा, इन डंडियों का मतलब है कि ये लोग जाके कहीं जुड़े होंगे, कहीं लटके मिलेंगे तुमको, तो यानी हम इनको क्या बोलेंगे? सब्स्टी, और इनका नाम टू डिग्री प्रीफिक्स के तरीके लिख। एंड नॉट कंसीडर्ड इन पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन। अच्छा, कंसीडर्ड का मतलब पूछा, नहीं लिया जा रहा है। बेटा ये बताओ, क्या ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है? अरे यार, हिंदी में बोले तो मुख्य श्रृंखला है। तो इसका मतलब क्या हम बीआर और सीएल को इसके अंदर कहां ले रहे हैं? तो बाहर लटके हुए हैं। तो जो भी चीज नंबरिंग के बाहर हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक। ठीक बात है। यहां तक का मामला समझ में आता है आपको? अगला है सर, वरीयता क्रम। कौन? दो लोग, तीन लोग हैं, तो उसमें यार हमको कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड है? तो बोला गया कि सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर काम नहीं करता, यानी इसमें कोई बड़ा या छोटा। क्लियर है मैम? हटाएं इसको। अब हाँ मदर, प्रिंसिपल कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, एक ही बात, मदर नहीं बोलते। लिख लीजिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट कार्बन चेन। तो मदर फादर कुछ भी बना दोगे उसमें, हाँ लिख लो भाई। कहीं कोने में लिख लो प्रिंसिपल कार्बन चेन, जहां लिखा है वहीं ऑब्लिक करके लिख लो पेरेंट कार्बन चेन। अगला है सर, ओ आर। अगर इस प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? एल्कॉक्सी की तरीके लिखें। मतलब अगर OCH3 है तो कहानी को सुनिएगा, CH3 के लिए आप लिखते थे मेथिल। क्या ये बताइए, यहां पर आप YL को हटाकर क्या जोड़ रहे हैं? ऑक्सी। तो क्या इसका नाम इथॉक्सी हो जाएगा? ठीक बात। जैसे Me की तरीके CH3 को दिखा रहे थे, वैसे ही इसको क्या OMe की तरीके दिखाया जा सकता है? बिल्कुल दिखाया। अगला है OC2H5। OC2H5 का मतलब इथॉक्सी। इसी को रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो हम लोग OET से कर सकते। क्लियर है मामला? तो मिथॉक्सी इथॉक्सी भी लिख लीजिए। अगर कभी हेलोजन आ जाए तो हेलोजन का नाम हेलो की तरीके लिखा है। यानी अगर F लगा है तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो। Cl लिखा है तो क्लोरो। Br लिखा है तो ब्रोमो। और I लिखा है तो I2। क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और I2 बना लीजिए। ये नाम याद होने चाहिए आप।
एक बात, अगर कहीं बेटा NO2 लगा मिले तो NO2 के लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्रो। अगर कहीं NO लगा मिले तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्रो। क्लियर है मामला? तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि घर जाके एक बार वो पुराना वाला मामला देखना, और दोस्त समझो डॉक्टर बनने अगर आए हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आना चाहिए, और 12वीं पास हो। और अगर तुम्हें IUPAC नहीं आ रही है, यहाँ तो मेरा काम ये था कि जो चीजें आपने गलत पढ़ी हैं उनको सही कर देना, लेकिन क्लोरो ब्रोमो आइडो ये समझ में आना चाहिए। नाम लिखते समय पहले क्या करते हैं? नंबरिंग करना आना चाहिए। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम आप गलती क्या करते हैं। कल वाली क्लास में इसी के आगे होगा। जितना पढ़ाया गया है उसको बढ़िया से एक बार रिवाइज करना, IUPAC वाला जरूर करना, और घर से भी पढ़ के आना, गलत वाला भी पढ़ के आना, जिससे आपको यहाँ गलत और सही के डिफरेंस। एक बार आज घर जाके IUPAC वाले सवाल थोड़े से देख।